हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बैंक की तैयारी कर रहे हो और आपके मन में सवाल है कि सर 2024 में क्या बैंक एग्जाम की नौकरियां आएंगी या फिर बैंक प्राइवेट हो जाएगा या फिर बैंक सीटी के अंदर पूछा जाएगा। बहुत कंफ्यूजन है और जब आप प्रिपरेशन करने आते हो, अगर क्लैरिटी ना हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये बात बिल्कुल सच है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है और मैं अनअकैडमी पे क्वांट पढ़ाता हूँ। तकरीबन 6 साल 7 साल हो गए मुझे इस ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाते हुए। और मैं आपको बताऊं कि ये बैंक प्राइवेटाइजेशन हो गया, बैंक सीडी के अंदर सीडी की बात करूं तो 2021 से ये सिलसिला चला आ रहा है और तकरीबन 2 साल हो गए अब तक सीटी पर हर बार एक मैसेज, एक न्यूज़पेपर की कटिंग या फिर कोई ऑफिशियल मैसेज पीआईबी की तरफ से आता है। बट अभी तक कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता। 2 साल हो गए हैं सर, सिर्फ बात होती है, काम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ता। 2024 में भी मैं ये बोल सकता हूँ कि चुनाव एक मुद्दा है, तो शायद सीईटी का भी कोई नोटिफिकेशन आए, लेकिन कंप्लीटली सीईटी होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। तो बात करते हैं कि 2024 में बैंक एग्जाम के कौन-कौन से नोटिफिकेशन आएंगे और आएंगे तो उनमें कितनी वैकेंसीज होंगी और उनको हम तैयार कैसे करें। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, वो इस मकसद से देख रहा है क्योंकि उसका सपना है एक नौकरी लेना। मैं अक्सर बोलता हूं कि एक नौकरी लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए और फिर आप देखिए कि आपके पास और क्या पॉसिबिलिटी है। बैंक एग्जाम की खासियत ये होती है कि जब आप कंपटीशन को तैयार करने आते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आते हो, तो बैंक एग्जाम में क्या होता है कि एक सिलेबस है, उसको पढ़ना होता है और मल्टीपल एग्जाम्स आप दे सकते हो। तो कुछ लिस्ट मैंने तैयार करी है कि इतने एग्जाम 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर सीईटी होता है तो सीईटी में केवल क्लरिकल एग्जाम सीईटी के अंदर आएंगे, बाकी पीओ एग्जाम एज इट इज होंगे। बट जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि सीईटी अगर आना होता तो काफी हद तक दिसंबर, नवंबर दिसंबर में इसकी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने पहले आपको आएगा, बताएगा, प्रोसेस टाइम लगेगा इसमें। ये मान के चले कि 2024 हूबहू वैसे होने वाला है जैसे अब तक बैंक एग्जाम हुए हैं। तो 2024 में कौन कौन सी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है सर, ये देखिए। सबसे पहला नोटिफिकेशन आएगा एसबीआई क्लर्क और एलआईसी असिस्टेंट, साथ में ये दो नोटिफिकेशन आपको तकरीबन 13,000 प्लस वैकेंसी देके जाएंगे। एसबीआई क्लर्क वैकेंसी और एलआईसी असिस्टेंट। अगर एसबीआई क्लर्क अभी 1 महीनों के अंदर नहीं आता तो फिर 24 में इसका एग्जाम होगा। 24 में इस नोटिफिकेशन को आप कंसीडर कीजिए। एलआईसी असिस्टेंट काफी समय से नहीं आया है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन इस बार लग रही है। तो 8,000 प्लस वैकेंसी इस बार देखने को मिल सकती है। ज्यादा भी एलआईसी असिस्टेंट में नौकरियां इस बार आ सकती हैं। तो 13,000 वैकेंसी ये हो गई। इसके अलावा फिर 16 जनवरी को आरआरबी पीओ क्लर्क और आईबीपीएस पीओ क्लर्क का आ जाएगा कैलेंडर। कैलेंडर में वैकेंसी तो नहीं आती, बट फाइनली ये हो जाता है कि भाई इस साल पेपर होंगे। तो आरआरबी पीओ क्लर्क में 3 एग्जाम होते हैं। पीओ होता है, क्लर्क होता है बच्चों, और आपका एसओ होता है। तो तीनों को मिला के मैंने मिनिमम 8,000 वैकेंसी रखी है। तो 8,000 वैकेंसी यहां पर आएंगी। उसके बाद आईबीपीएस पीओ में तकरीबन 5,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इस बार 2024 में। ठीक है, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क में भी मैंने 5,000 वैकेंसी रखा है। तो 5 और 5 10, 18, और ये जोड़िए तो कितनी वैकेंसीज हो गई? 13 और 8 21 और 10, तकरीबन 31,000 वैकेंसी आपको इधर देखने को बड़े आराम से मिल रही है। कौन कौन से नोटिफिकेशन? आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसओ और एसबीआई क्लर्क और एलआईसी असिस्टेंट। ये देखिए तकरीबन 31,000। इसके बाद ईसीजीसी पीओ में तकरीबन वैकेंसी थोड़ी बहुत कम रहती है। आरबीआई ग्रेड बी आएगा, देखने को मिलेगा। नाबार्ड मिलेगा देखने को। एसबीआई पीओ 2,000 वैकेंसी और लेके आएगा। एनआईसीएल एओ होगा, एनआईसीएल असिस्टेंट आएगा, एलआईसी डबल एओ। एफसीआई में इस बार, क्योंकि एफसीआई का पेपर 2022 में हुआ था, 23 में नहीं आया था, तो एफसीआई में 5,000 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा आईबीपीएस का एसओ, एसबीआई का एसओ, सेबी ग्रेड बी, उसके अलावा आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो मैं मोटा मोटा इन सारी वैकेंसीज को एक अप्रोक्सीमेटली 40,000 मिनिमम वैकेंसी में यहां पर कह सकता हूं कि इतनी वैकेंसी 2024 में मिनिमम सारे बैंक एग्जाम के नोटिफिकेशन को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये बेयर मिनिमम है कि इतना तो आना ही आना है। सही है दोस्तों,
इतनी वैकेंसी आपको मिनिमम देखने को मिलेगी 2024 में। अब मजे की बात क्या है कि आपको इन सारे एग्जाम्स के लिए अलग-अलग तैयारी नहीं करनी है। इन सारे एग्जाम का अगर मैं सिलेबस बताऊं, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, वेरी वेरी सिमिलर। लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो चैप्टर्स होते हैं, जो आपके टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, वो सारे के सारे सेम है। तो सिंगल प्रिपरेशन में आप यहां में से कोई भी एक नौकरी को अपनी जेब में रख सकते हो। अब दूसरा सवाल मन में ये आता है कि ये बात तो सर समझ में आ रही है कि 2024 में इतने नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड हैं, बराबर। एक आध नोटिफिकेशन इसमें और ऐड ऑन कर लीजिएगा, कुछ प्राइवेट बैंक की नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ कैनरा बैंक पीओ निकालता है ना। तो बहुत सारे बैंक अपने अलग से भी फॉर्म निकालते हैं, वो मैंने ऐड नहीं किए। तो तकरीबन बैंकिंग एग्जाम से बहुत बड़ा, अगर मैं कहूँ, एक सर्कल है जिसमें काफी सारे छोटे छोटे एग्जाम्स भी आ जाते हैं। तकरीबन 40,000 वैकेंसी आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपको देखने को मिलेंगी। अब एक सवाल ये मैंने लिख भी दिया कितनी कितनी वैकेंसी है। पहला सवाल होता है मन में, सर आपने बहुत अच्छा बताया वैकेंसी इतनी सारी, अब कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहला सवाल, हाउ टू प्रिपेयर बैंक एग्जाम 2024, कैसे करें तैयारी। क्या करना चाहिए सर, एक बैच ले लें, पढ़ते रहे? नहीं, बिल्कुल गलत। देखिए, आज मैं इस वीडियो में ना आपको क्लैरिटी दूंगा। पहली क्लैरिटी मैंने आपको नोटिफिकेशन की दी, कितने नोटिफिकेशंस आ सकते हैं। दूसरी क्लैरिटी मैं आपको दूंगा तैयारी करने की। तैयारी करने के लिए ना बैच चाहिए होता है, ना कोई टीचर चाहिए होता है। तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, बाकी सब बात की बातें। क्लैरिटी इस चीज को कि क्या मैं बैंक एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकालना चाहता हूँ, या सिर्फ बैंक एग्जाम को तैयार करना है क्योंकि दुनिया भी तैयार कर रही है, घर में खाली बैठा हूँ, घर वालों ने कोई काम नहीं दिया तो सोचा तैयारी कर लो। इस इंटेंशन से आए हो तो गलत जगह आ गए हो भाई, मत करो। क्योंकि इसके पेपर बहुत अच्छे आते हैं, प्री हो चाहे मेंस हो। फ्रस्ट्रेशन होगी, 2 साल 3 साल बाद मन करेगा छोड़ दूं। इसलिए पहले से डिसाइड कर लो, अगर बैंक एग्जाम करना है तो 1 साल 1.5 साल से ज्यादा वक्त नहीं देना है। ये पहली क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब दूसरी क्लैरिटी, तैयारी कैसे करनी है। 90% लोगों को लगता है कि बैंक एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि वो किसी ऐसे बंदे की वीडियो देख के आते हैं जिसका सिलेक्शन हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरा सिलेक्शन 2018 में किसी बैंक में हुआ और मैं 2023 में ये वीडियो बना रहा हूं कि देखो मैंने तो 18 में सिलेक्शन लिया, आप ऐसे ऐसे करिए, मेरा भी ऐसे हुआ था, ये गलत बात है। क्योंकि 18 में लेवल कुछ और था, 18 में जो कंटेंट पूछने का तरीका था वो बहुत अलग था। 23-24 में पूरा अलग हो गया है। पेपर सारे रिशफल हो गए हैं, कंटेंट सारा एकदम से ऊपर नीचे हो गया है। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2018 में कोई अच्छी किताब बेस्ट थी तो आज एग्जिस्ट नहीं करती वो। बहुत जल्दी मतलब चेंजेस हो रहे हैं। तो पहली बात तो माइंड से ये निकाल दीजिए कि उस स्ट्रेटजी के साथ अगर किसी बंदे का सिलेक्शन हुआ है तो वो 23 में भी फॉलो करेगी। एक बेसिक स्ट्रेटजी ये होती है कि जब आप बैंक एग्जाम पढ़ते हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि आइडियली सबसे पहले आपको एक फाउंडेशन करना चाहिए। अब फाउंडेशन करो या फिर फाउंडेशन बैच करो, ये चॉइस आपकी है। मेरा यहाँ पर ये फोर्स नहीं है कि आप मेरे बैच में पढ़ो, बिल्कुल नहीं। मेरा आपसे ये कहना है कि बैंक एग्जाम का एक सिलेबस होता है। क्या होता है बच्चों? बैंक एग्जाम का एक सिलेबस होता है। सिलेबस की वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं सिलेबस को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बैंक एग्जाम का सिलेबस क्या होता है इसकी मेरी अगली वीडियो आएगी, तो देखिएगा इस चैनल पर। तो सबसे पहले सिलेबस क्या होता है, उस सिलेबस को निकालिए। तो सिलेबस में सबसे पहले क्वांट का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, जीए का सिलेबस क्या है, और लास्ट में कंप्यूटर। कंप्यूटर कुछ जगहों पर पूछा जाता है, ठीक है। अब इन सिलेबस को उठाइए आप, इन सबका सबसे पहले तो सिलेबस को नोट डाउन कीजिए कि भाई क्वांट का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर। एग्जाम्पल के लिए आपने क्वांट का सिलेबस उठाया और आपने पाया कि यार क्वांट में तकरीबन 30 से 32 चैप्टर हैं जिन पर पेपर बनेगा। एग्जाम्पल है ना। पहला काम आता है कि उन चैप्टर्स के फाउंडेशंस, उन चैप्टर के बेसिक्स आपको पढ़ने बहुत जरूरी हैं। तो आप इसके लिए देखो, दो काम होते हैं। आपने क्या किया, चैप्टर्स उठाए और आपने उन चैप्टर्स को सेल्फ करना स्टार्ट कर दिया कि लेट से आपने कहा परसेंटेज एक चैप्टर है और आपने भाई पढ़ने के लिए कोई किताब आपने खरीदी। अब वैसे मार्केट में बैंक की सारी किताबें बड़ी खराब हैं, बट फिर भी आप मेरा क्वांटम अर्थमेटिक का बुक प्रेफर कर सकते हो और भी जो किताब आप पढ़ सकते हो। आपने बेसिक्स करना है पहले। बेसिक्स मतलब आपको चाहिए समझनी है। तो पहला काम तो ये कि ये काम आप सेल्फ भी कर सकते हो। किताबें उठा के आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, लगाना शुरू कर सकते हो। उस वाले प्रोसेस में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है।
आपको ज्यादा टाइम लगता है रिसर्च करने में, है ना? रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है कि कौन से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वेबसाइट्स में क्वेश्चन अवेलेबल है, पीडीएफ में अवेलेबल है। तो मैं हमेशा बच्चों को ये सलाह देता हूँ कि जब भी आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करने आए, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है बच्चों हमारे पास, तो 3 से 4 महीने शुरुआत में आपको देने हैं। 3 से 4 महीने आपको देने हैं, और ये 3 से 4 महीने में आपका फाउंडेशन कंप्लीट होता है। मतलब आपने फाउंडेशन करा, आपने चीजों को समझा, या ये कह सकता हूं आपने सिलेबस कंप्लीट करा। 3 से 4 महीने दे रहा हूं मैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अभी मैं ना मॉक की बात कर रहा हूं, ना मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पहले 3 से 4 महीने आपको बिल्कुल ये सोच के चलना है, हर एक चीज को बारीकी से समझना है, हर एक चैप्टर की गहराई पे जाना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है। तो 3 से 4 महीनों में मेरा फाउंडेशन, मेरी नींव मजबूत होगी, तभी तो मैं ऊंची ऊंची इमारतें बना पाऊंगा। तो ये 3 से 4 महीने शुरुआत में जाएंगे। जब आप सिलेबस को कंप्लीट करते हो, पहली बारी में कुछ बच्चों को समझ आता है, पहली बारी में कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। ये भी सच है, हर किसी का माइंड अलग-अलग है। तो अगर ऐसा है आपके साथ, तो सेकंड टाइम, पहले 3 से 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया, पहली बारी में समझ में आ गया, तो अगले 2 से 3 महीनों में आप क्या कीजिए, एक मेंस स्टार्ट कर दीजिए। मेंस की तैयारी, कुछ लोग बोलते हैं मेंस और प्री एक साथ करना चाहिए। दरअसल देखो, मेंस और प्री अलग-अलग नहीं है। पहली बात तो मेंस और प्री एक ही है, यानी कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एक चैप्टर है, तो वो प्री में भी आता है, वो मेंस में भी आता है। लेकिन प्री में उसके सवाल पूछने का तरीका कुछ और होता है, और मेंस में प्रॉफिट लॉस पूछने का तरीका कुछ और होता है। तो पहली बात तो, जब आप सिलेबस को पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने मेंस के भी कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। लेकिन मैं मेंस को अलग से क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि फाउंडेशन में आपने प्रॉफिट लॉस के डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए हैं। जब आप मेंस करने जाओगे, तो प्रॉफिट लॉस में डीआई कैसे बनता है, वेरिएबल के साथ कंडीशन को कैसे सेटिस्फाइड करना होता है, वो आप एक मेंस का कोई कोर्स है या मेंस का बैच है, उससे आप सीख जाते हो। तो तकरीबन ये 3 से 4 और 2, तकरीबन ये 5 से 6 महीनों की जर्नी होती है, जो सिर्फ पढ़ाई वाली जर्नी होती है। अब लोगों को लग रहा होगा, सर लोग तो बोलते हैं 3 महीने में सारा सिलेबस खत्म हो जाता है। इधर आइए, वो 3 महीने में जो सिलेबस खत्म करते हैं, वो प्री का सिलेबस खत्म करते हैं, और प्री प्री निकालते हैं, उनके मेंस कभी नहीं निकलते। या वो 3-3 महीने करके 2-3 साल तैयारी करते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि इधर 4 से 5 महीने, ये डिपेंड डिपेंड ऑन पर्सन, है ना? पर्सन पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आइडियली 4 से 5 महीने आप सिलेबस पढ़ रहे हो, जिसमें आपने प्री पढ़ा और आपने मेंस पढ़ा। 4 से 5 महीने भी कुछ नहीं आ रहा आपके पास में, आपका एक सिलेबस कंप्लीट हुआ है, जिसमें आपने प्री के कॉन्सेप्ट्स पूरे सीख लिए, और मेंस की मदद से आपने उन क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है एग्जामिनर, वो कला भी सीख ली। ये जो सारा समय है, ये 5 से 6 महीने, किसी-किसी के लिए 4 से 5 महीने। कुछ और समझदार बच्चे हैं, तो ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी कोई देख लेता है, तो जल्दी कवर कर लेता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बेसिकली मुझे सिलेबस कवर करना है, आप ये समझ लो। अब वो आपकी एफिशिएंसी है कि आप उसे कितना जल्दी करते हो, या फिर आप उसे कितना डिले कर रहे हो, ठीक है? और ये मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने मैथ्स की बात करी है, ये मैंने रीजनिंग की बात करी है, ये मैंने इंग्लिश की बात करी है, और ये मैंने जीए की बात करी। मैंने चारों विषयों की बात करी कि चारों विषयों का जो सिलेबस है, प्री और मेंस का कवर करने में शुरुआत के 5 महीने आपके जाएंगे, अगर आप सही से तैयारी कर रहे हो, बहुत सिंसियरली तैयारी कर रहे हो, ठीक है? इसके बाद आपकी कहानी शुरू होती है। यहां पे करने के बाद आपको स्टार्ट कर देने हैं मॉक टेस्ट। मैं आपको क्यों बोलता हूं कि वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करनी है? देखिए, आपको एक बार फाउंडेशन और मेंस करना है, एक बार। इसके बाद आपका जितना समय फाउंडेशन पढ़ने में, मेंस पढ़ने में, या मेंस की क्लासेस करने में जा रहा था, वो बचने लगेगा, वो बचने लगेगा। शुरुआत में आपकी 4 घंटे जाएंगी प्री की क्लासेस, हो सकता है 4 घंटे आपकी मेंस की क्लासेस भी जाएं। तो शुरुआत में आपको ऐसा महसूस होगा कि सर, ना तो मैं यूट्यूब क्लास कर पा रहा हूं, ना मैं कोई प्रैक्टिस कर, क्योंकि शुरुआत में तो जो आप पढ़ रहे हो उसी को रिवीजन कर रहे हो। लेकिन शुरुआत के ये 5-6 महीने ये बड़े पेशेंस वाले होंगे। यहाँ जो बच्चा पेशेंस रख के कंटिन्यू कर गया, वो जीत गया। और जो यहाँ पे ब्रेक ले गया, उसके साथ बड़ी चैलेंजिंग आती है। 90% लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं, 2 महीने के बाद ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप इन द सेंस, कोई काम निकल आता है, कुछ निकल आता है, छोड़ देते हैं। फिर 3 महीने बाद आते हैं और फिर जीरो से शुरू करते हैं। फिर 2 महीने करते हैं, फिर ड्रॉप आ जाता है, फिर आके शुरू। ऐसे करते करते उनको 1 साल लग जाता है।
इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले मैंने शुरुआत में बोला था क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे 1 से 1.5 साल में नौकरी ले लेनी है। वो कैसे मिलेगी वही प्रोसेस बता रहा हूँ कि 5 महीने को डेडिकेशन के साथ दो, ये काम आपका खत्म हो गया। अब आपको कोई पेपर पढ़ आपको कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका टाइम आता है मॉक टेस्ट करने का दिन भर में और पीडीएफ सॉल्व करने का, या फिर रिवीजन जो आपके टफ टॉपिक हैं सिर्फ। और डेली बेसिस में आप अपना सीए रिवाइज कर लो, सीए के नोट्स बना लो, क्योंकि अब आपको क्लास तो करनी नहीं है। तो कितना सिस्टमैटिक है, लेकिन तब जब आप इसे सही से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि 4 से 5 महीने पहले से पूरा कवर कर लीजिए, उसके बाद मॉक, उसके बाद जो पीडीएफ है, उसके बाद जो रिविजन्स हैं, इसके बाद आप यहाँ पे अपनी बुक्स ले सकते हो, आप नोट्स का सहारा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ आपके पास पूरा दिन बचेगा। इधर ही आपका यूट्यूब प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब प्रैक्टिस क्लास आप तब करने जाइए, लेकिन ये पहले कंप्लीट कर लीजिए, तब आपको इनमें मजा आएगा। और ये करते करते कोई नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, बस फिर आप एग्जाम बेस्ड मॉक लगाइए, फिर इसको जितना मर्जी करते रहिए, इसका कोई टाइम डिसाइड नहीं है। ये आपने कर लिया, फिर कोई नोटिफिकेशन आया, उसके मॉक किए, वो एग्जाम दिया, दूसरा नोटिफिकेशन आया, उसके मॉक दिए, उसका एग्जाम दिया। इसलिए आप देखते होंगे कुछ बच्चे होते हैं जिनके बैक टू बैक सारे एग्जाम्स निकलते हैं, क्योंकि ये वाला फंडा वो फॉलो कर लेते हैं। ये वाला फंडा वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाते हैं। आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप इस चक्रव्यूह में घूम रहे होते हो, कभी प्री में, कभी मेंस में, कभी प्री में, कभी मेंस में। तो आपका एक बेटर टाइम टेबल कभी बन ही नहीं पाता, है ना? आपको लगता है कि मैंने प्री कर लिया, अब मेंस करो, फिर मेंस करो। तो इसको पहले, इस चक्रव्यूह को पहले कंप्लीट करो। इससे बाहर निकल के जिस दिन आप यहाँ पे आ जाओगे, उस दिन आपको बैंक एग्जाम काफी इजी लगने लगेंगे और आपको सच में महसूस होगा कि ये आसान हो गया। अब दूसरा सवाल लेके चलता हूँ, क्या कोई कोर्स परचेज करना चाहिए या नहीं? इसका जवाब भी आप ही खुद दोगे। देखिए, कोर्स परचेज करना या नहीं करना, ये ठीक वैसी बात है, नेगेटिविटी देखने का परसेप्शन है। भाई मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। अभी मैंने बोला, या तो मैं या तो मैं खुद से डिसाइड करूं और खुद से टाइम लूं और ढूंढूं कि इसका रास्ता क्या है बाहर निकलने का, या मैं किसी की मदद लूं। आसान शब्दों में समझते हैं, मुझे यहां से दिल्ली जाना है, मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं पैदल 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 आराम आराम से चलता रहूं, लोगों से पूछता रहूं, हर कदम पे पूछूं कि भाई कहां से क्या मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, पहला काम। दूसरा काम, मैं यहाँ से ओला उबर लूं, थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे, और गाड़ी में बैठूं, डेस्टिनेशन पे उतर जाऊं, मुझे कहीं कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले केस में बाय डिफॉल्ट, ये एग्जांपल आपको मैंने वही रिलेट किया कि जब आप कोई बैच खरीदते हो तो फिर आपको एक पूरा सिलेबस बड़ा सिस्टमैटिक वे में मिल जाता है, और कुछ भी नहीं। बस पेड कोर्स का कोई फायदा नहीं है, बस एक फायदा ये होता है कि आपको बार-बार किसी से पूछना नहीं पड़ता। आपके पास डेस्टिनेशन पता होती है, आपको आपका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, आपको वो कंप्लीट करना है। आपको भी नहीं करना है, आपके साथ जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो खुद आपको लेके जा रहा है। आप बस बैठे हो। ये ओला एग्जांपल। तो ये जवाब मैंने बोला पर्सन टू पर्सन होता है, किसी के फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, उसके पास पैसे नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे तो यूट्यूब से भी कर सकता है, सेल्फ भी कवर कर सकता है, बस उसकी यात्रा थोड़ी-सी लंबी होती है। अगर आपके पास बहुत अच्छा माइंड है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो कोई इतना नेसेसिटी नहीं है कि हाँ, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल देके भी समझाया कि चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, या तो खुद बाहर निकल जाओ, रास्ता ढूँढ-ढूँढ के, या फिर किसी की मदद ले लो। किसी की मदद लोगे तो उसको आपको कुछ पे करना पड़ेगा, उसी का नाम बैच है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइम टेबल कैसे बनाएं? देखो, टाइम टेबल का ना एक बड़ा चैलेंज आता है शुरुआत में, जब हम तैयारी करने आते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि हमें ये समझ नहीं आता कि हम टाइम को मैनेज कैसे करें। तो मैं बोलता हूँ शुरुआती दिनों में आप क्या करा करो, केवल लाइव क्लासेस को अटेंड करो। आप रिकॉर्डेड क्लासेस कभी मत देखो बच्चों। रिकॉर्डेड क्लासेस में बोलता हूँ कि जो रिकॉर्ड देखते हैं, उनके साथ एक दिक्कत क्या आती है, उनका टाइम टेबल कभी नहीं बनता। या तो आप खुद से बड़े क्या हो, डिसिप्लिन हो। जो खुद से डिसिप्लिन है उसके लिए सब ओके है। दिक्कत उसके साथ है जो डिसिप्लिन में नहीं है। तो लाइव क्लासेस क्या होता है कि मान लो आपने मेरी एक क्लासेस करी 11:30 बजे से 12:30 तक। तो अगर आप टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो, तो आप लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लो शुरुआत में, कि सर मेरे को आपकी एक लाइव करनी है, एक लाइव। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बीच में टाइम मिलता है, उसको खाने में दीजिए, सोने में दीजिए, उसको स्टडी में दीजिए।
शुरुआती दिनों में टाइम टेबल आप मेरे हिसाब से लाइव क्लासेस करने में दीजिए। जब आप चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ, तब का जो टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल बड़ा स्मूथ हो जाता है क्योंकि फिर प्रैक्टिस रह जाती है। लेकिन इस वाले में दिक्कत क्या आती है, मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं रिकॉर्ड क्लास से देख रहा हूँ, तो कभी मैं सुबह पढ़ूँगा, कभी मैं शाम को पढ़ूँगा, कभी मैं दोपहर पढ़ूँगा, ऐसे पढ़ाई कभी हो नहीं पाती। आपकी बॉडी भी ना चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करती है। आपने नोटिस किया होगा किसी दिन अगर आप 7 बजे सोना स्टार्ट कर देंगे, तो लगातार 10-12 दिन बाद आपकी बॉडी 7 बजे बोलेगी सोना है। क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं, जैसे हम इसको वैसे ढाल लें। तो अगर आप अपनी बॉडी को ढाल लेते हो कि भाई मुझे 11:30 बजे अरुण सर की लाइव क्लासेस देखनी है, तो जिस दिन मेरी क्लास नहीं होगी, आपकी बॉडी उस दिन क्लास की डिमांड करेगी। तो उस दिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका मन भी नहीं है पढ़ने का, तो आपकी बॉडी आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि भाई कुछ और पढ़ ले। तो यहाँ से एक डिसिप्लिन बनता है। बात समझ आ रही है ना? तो लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और स्पेशली जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो टाइम टेबल शुरुआती दिनों में लाइव क्लासेस को प्रायोरिटी देके लाइव क्लासेस ही करें। रिकॉर्डेड देखने से क्या होता है, आज आपने सुबह किया, आज आपने शाम को किया। अगर आप रिकॉर्डेड देखते हैं, तो रिकॉर्डेड का भी टाइम फिक्स करें फिर, कि 11:30 बजे मैं रिकॉर्ड देखूँगा, डेली 11:30 रिकॉर्ड देखूँगा और एक ही सब्जेक्ट को देखूँगा। उससे एक डिसिप्लिन बनेगा, उससे आपको ये होगा कि नेक्स्ट डे आपका मन करेगा खुद ब खुद। ठीक है? तो शुरुआती दिनों में लाइव क्लास के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। अगर आप रिपीटर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने मॉक टेस्ट कब करने हैं, कब आपको किन टॉपिक को पढ़ना, उसके लिए आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाते समय हमेशा खुद की मदद लीजिए क्योंकि हर किसी की परिस्थिति अलग-अलग है। किसी के घर में कुछ फीमेल्स होती हैं, जिनको घर का काम भी करना होता है, कुछ मेल्स होते हैं, जिनको जॉब पे भी जाना होता है, घर के और भी काम देखने होते हैं। तो मैं बोलूँ कि इसको बना लो, गलत है। क्योंकि आप अपना टाइम खुद से निकालें, दिन भर में 24 ही घंटे हैं आपके पास। आप ऐसे निकालिए कि 24 घंटे मेरे पास है, 24 में से तकरीबन 12 से 14 घंटे या 16 घंटे आपके कहीं न कहीं निकलते होंगे, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो सोने में, खाने में। तो जॉब वालों का एक अलग टाइम टेबल होगा क्योंकि उनको दिन भर में 3-4 घंटे मिलेंगे पढ़ने के लिए। जो बच्चा जॉब नहीं कर रहा है, उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जो मतलब फ्री है दिन भर, उसके पास और टाइम ज़्यादा होगा। तो टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए कि मैं फ्री कब-कब हूँ, सोने के अलावा, खाने के अलावा। जॉब करते हो, जॉब के अलावा कब टाइम है, उस टाइम में आप कंप्लीट कीजिए फिर। डन? ठीक है। मॉक कब से स्टार्ट करना चाहिए? मॉक स्टार्ट करना चाहिए जब मैंने आपको बोला आप चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ। चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओगे, मॉक करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, नंबर आएँगे। एक बच्चा है, मुझे याद है जब मैं अभी 1 साल 6 महीने पुरानी बात है। एक बच्चे से मैंने बोला था कि आप मॉक तब करना जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो उसने यही काम किया, उसने यही फिलॉसफी फॉलो करी। उसने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और फिर उसने आरआरबी का मॉक लगाए। बिलीव नहीं करोगे, ही गॉट 80, पीओ में 80 में से उसके 60 नंबर पहले ही मॉक में। क्योंकि वो चक्रव्यूह से बाहर निकल गया, उसने प्री पढ़ लिया, मेंस पढ़ लिया, उसको चीजें समझ में आ गई। अब उसको मॉक करके अपनी स्पीड डेवलप करनी है। मॉक करने से उसको अपने रीडिंग एबिलिटी पे काम करना है। मॉक करने से उसको अपने माइंड को ट्रेन करना है। माइंड सीख चुका है, अब ट्रेन करना है ना? वो बात आती है ना कि ट्रेन योर ब्रेन। तो पहले आप अपने माइंड को सिखा दीजिए, फिर उसको ट्रेन कीजिए। आप क्या करते हो, माइंड ने सीखा कुछ नहीं है, आप ट्रेन करने में लगे हो, तो गलत चीज़ है वो। पहले आप माइंड को बताइए, फिर ट्रेन कराइए। तो मॉक कब करना चाहिए? चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ, फिर मॉक करो क्योंकि सब आपको आता होगा। बस आपके दिमाग को स्पीड बनानी है, आपके दिमाग को क्लिक करना है सवालों को। द लास्ट क्वेश्चन, बैंक एग्जाम को तैयार करने में कितना टाइम लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, वही मैंने आपको बोला, 5 से 6 महीने बच्चों, आइडियली 5 टू 6 मंथ। मैं जेन्युइन मंथ बता रहा हूं, मैं चाहता 2 महीने भी लिख सकता था। ठीक है भाई, 5 से 6 महीने। तो आइडियली बैंक एग्जाम को तैयार करने में 5 से 6 महीने का वक्त लगता है। अब 5 से 6 महीने डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ दीजिए, आपको रिजल्ट दिखेंगे कि इस साल आप एक नौकरी ज़रूर पालेंगे। लेकिन आप 2 महीने तैयारी करेंगे, फिर गैप देंगे, फिर 2 करेंगे, फिर गैप देंगे। वो कहानी सुनी है ना आपने, एक आदमी था, उसको पानी पीना था, तो वो ज़मीन खोदना शुरू करता है। वो 10 फुट गड्ढा खोदता है, देखता है पानी नहीं निकला। वो सोचता है क्या पता यहाँ पानी ना हो। वो दूसरी जगह जाता है, फिर 10 फुट गड्ढा खोदता है, देखता है यहाँ भी पानी नहीं है। फिर तीसरी जगह जाता है, 10 फुट गड्ढा खोदता है, देखता है यहाँ भी पानी नहीं है। फिर चौथी जगह जाता है, फिर 10 फुट खोदता है, देखता है यहाँ भी पानी नहीं है। परेशान हो जाता है। उसी के बगल में एक दूसरा आदमी होता है जिसको भी पानी पीना था, वो एक ही जगह 10 फुट गड्ढा खोदता है, पानी नहीं निकलता। वो और मेहनत करता है, वो और खोदता है, 15 फुट में नहीं निकलता। वो और मेहनत करता है, देखता है 20 फुट में पानी निकल गया। अब आप सोचिए, इस बंदे ने 40 फुट गड्ढा खोदा, इसने 20 फुट गड्ढा खोदा, लेकिन इसके पास कोई रिजल्ट नहीं है, इसके पास एक रिजल्ट है।
क्योंकि वो लगा रहा एक ही जगह पर फोकस होके। निराशा उसको भी मिल रही थी, लेकिन उसे भरोसा था खुद पर। समझ रहे हो? इसको भरोसा नहीं था। 10 में बेचारा परेशान हो गया, दूसरी गया नहीं, तीसरी नहीं। ये जो तलाश में लगे रहते हो ना आप लोग, कौन अच्छा, 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 इस चक्कर में आप मेहनत भी बहुत करते हो, समय भी बहुत देते हो, रिजल्ट ज़ीरो। ये बंदा एक जगह होके लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा और 20 फुट में उसका पानी निकल गया। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 से 6 महीने लगातार दीजिए। ये 2 महीने, फिर 2 महीने, फिर 2 महीने। आप ऐसे-ऐसे करके 2 साल से तैयारी कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आपने लगातार 5 महीने एक बार जम के तैयारी करके फिर छोड़ दीजिए तैयारी, फिर मॉक कीजिए बस। अरे परसेंटेज एक ही बार तो सीखना है। बार-बार परसेंटेज पढ़ रहे हो, तब भी परसेंटेज के सवाल नहीं बन रहे। रीज़न वो आपके साथ जो हर 10 फुट का गड्ढा खोद रहा है, ठीक है? ये हो गया। इसके अलावा अब एक आखिरी चीज़ मैं जब आपको बता देता हूँ, फिर वीडियो को एंड करूँगा कि अगर आप चाहते हैं, हम लोगों से पढ़ना तो मैं पढ़ाता हूँ क्वांट, अभिजीत पढ़ाते हैं जीए, विशाल सर पढ़ाते हैं इंग्लिश, पुनीत सर पढ़ाते हैं रीज़निंग। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बैंकर्स वे। इस पर हम लोग अपनी क्लासेस लेते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम लोग की जो पेड क्लासेस होती है वो होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस पर हमारी क्लासेस होती हैं। अभी फिलहाल के लिए अनअकैडमी को 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है अभी 1 ईयर का, वो मिल रहा है मात्र और मात्र 5000 का सब्सक्रिप्शन है। आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें 50% ऑफ चल रहा है, 2500 रुपए का मिल रहा है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो 2499 बट ये वैलिड है 28 अक्टूबर 2023 तक। तो 5000 1 ईयर का 6 महीने का प्राइस ये रहा। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे और आपको 1 ईयर का इतने में मिल जाएगा, जिसमें आप हमारी सारी क्लासेस मिल जाएँगी। जितनी भी क्लासेस चलती हैं, ये हमारी फाउंडेशन क्लासेस की टाइमिंग है, नोट कर लीजिए, और ये हमारी मेंस की क्लासेस की टाइमिंग है। तो एक बैच फाउंडेशन का, एक बैच मेंस का, बस ये 2 बैच आपको करने हैं और बाकी ये पीडीएफ्स मेरी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएँगी प्रैक्टिस करने के लिए मेरा कंटेंट। ये मेरी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेना। यहीं पर मेरे 2 बैच हैं, फाउंडेशन, मेंस, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।